अंग्रेजों और चाइनाइयों के बीच युद्ध, दो पावरशाली साम्राज्यों का क्लैश, व्यापार, लत और क्रूरता की कहानी। ये है अफीम वॉर। 19वीं सदी में ग्रेट ब्रिटेन और चीन के टोंग राजवंश का आमना सामना हुआ, जिसने उनके भाग्य को ही बदल डाबराउट। ये जंग सीमाओं या विचारधाराओं की नहीं थी, ये तो व्यापार और नियंत्रण की जंग थी। ब्रिटेन को पूरब से चाय, रेशम और चाइनाई मिट्टी के बर्तनों की चाहत थी। चीन आत्मनिर्भर था, उसे ब्रिटेन से बहुत कम जरूरत थी। इस व्यापार असंतुलन का एक विवादास्पद समाधान निकला, ओपियम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन की इस मांग का फायदा उठाया और वहां अफीम की बाढ़ ला दी। लत फैल गई, जिसने चाइनाई समाज को अंदर तक तोड़। ओपियम, जो पॉपी प्लांट से बनता है, चीन के लिए नया नहीं बस, सदियों से इसका उपयोग दवाई के रूप में हटता आ रहा बस। लेटन अंग्रेजों द्वारा ब्रॉटिया गया अफीम, जो आसानी से मिलता था और बहुत ही नशा करने वाला था, उसने एक अभूतपूर्व संकट पैदा कर टोसानों से लेकर अधियोफरियों तक ब्रॉटखों लोग थिस के जाल में फंस गए। चांदी, जो कभी चीन में रियायत में आती थी, अब गिविश से बाहर जाने लगी, उस नशे को खरीदने के लिए जो गिविश को तबाह कर रहा बस। यह आर्थिक तबाही व्यापक लत के अफरण हो रहे सामाजिक पतन के साथ मिलकर टोंग राजवंश की नींव ही हिला रही थी। टोंग सम्राट इस संकट से चिंतित हटकर निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने आगेवेश जारी टोए, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और यहां तक कि एक कट्टर अधियोफरी लिन जेक्सू को नियुक्त टोया, ताकि अफीम के व्यापार को उसके स्रोत कैंटन में ही खत्म टोया जा सफोर। अपनी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले लिन जेक्सू ब्रिटिश अफीम के खिब्रॉड चीन के प्रतिरोध का चेहरा बन गए। क्लैश का समय आ गया बस। अंग्रेज, जो व्यापार की शर्तें खुद तय करने के आदी थे, उन्होंने चीन की अवज्ञा को अपने आर्थिक हितों पर हमला माना। चाइनाई अपनी संप्रभुता और भबरोटई की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने झुकने से इनोफर कर क्लैश अब टाला नहीं जा सकता बस। पहला अफीम युद्ध 1829 से 1842 तक चला बस। यह ब्रिटेन की नेवल सुपीरियरिटी का सबूत था, जिसमें चीन को बहुत बुरी हार मिली। ट्रीटी ऑफ नैनकिंग पहला अनइक्वल ट्रीटी वॉज। इस ट्रीटी ने चीन को मजबूर टोया कि वो हांगकांग ब्रिटेन को दे दे, फॉरेन ट्रेड के लिए और पोर्ट्स ओपन डे और बहुत बड़ा जुर्माना भरे। अफीम युद्ध ने चाइनाई इतिहास में एक बहुत बड़ा रेवेंज ला, जिसने चिंग डायनेस्टी की पावर को तोड़ दिया, उनकी वीकियों को सबके सामने ला दिया और एक सदी तक विगिवेशी शोषण का रास्ता खोल। एक समय में जो मिडिल किंगडम बहुत पावरशाली था, अब वो कमतर हो गया बस। उसका भविष्य अब वेस्टर्न पावर्स के हाथों में बस। अफीम युद्ध सिर्फ अफीम के बारे में नहीं थे, ये पावर, ट्रेड और सिविलाइजेशंस के क्लैश के बारे में थे। इनके बहुत दूरगामी परिणाम हुए, जिन्होंने ने चीन और ब्रिटेन के भविष्य को ऑफर दिया और ग्लोबल हिस्ट्री के कोर्स पर एक अमिट मार्क छोड़ी। अंग्रेजों और चीन के बीच ओपियम वॉर्स को समझने के लिए हमें 17वीं सेंचुरी में वापस जाना हैदगा। एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआत इन क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने इस कंपनी को रॉयल चार्टर दिया था और इस कंपनी की नजर ईस्ट के खजाने पर थी। शुरुआत में उनका ध्यान स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और दूसरी एग्जॉटिक गुड्स पर हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास अपनी आर्मी और नेवी थी, वो सिर्फ एक ट्रेडिंग एंटरप्राइज नहीं थी। उनका इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ा और वो ईस्टर्न ट्रेड में एक डोमिनेंट प्लेयर बन गए। जल्द ही उनकी नजर प्रसिद्ध मिडिल किंगडम पर पड़ी। उस समय चाइना चिंग डायनेस्टी के तहत अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी। चाइनीज लोग अपनी बेशौफमती टी, सिल्क और पोर्सेलन के बदले में सिल्वर में पेमेंट डिमांडते थे, और टॉसमत से थिस का सोल्यूशन था ओपियम। किंग राजवंश विगिवेशी इन्फ्लुएंस से सतर्क यूरोपीय व्यापार को कैंटन तक ही सीमित रखता बॉस। यह व्यवस्था, जिसे कैंटन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, चाइनाई व्यापारियों तो होंग को बिचौलिए के रूप में ऑफर करने की अनुमति गिवती थी। हैब्रोड टंकी ब्रॉस्ट विधायक, इस सिस्टम ने अंग्रेजों को अनेशान टोया, जो चाइनाई बाजारों तक अधिक पहुंच चाहते थे। अंग्रेजों को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा, एक क्रॉनिक ट्रेड डेफिसिट। चांदी के लिए चाइनाई भूख अतृप्त थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अफीम के खेतों में एक उपाय मिब्रॉट। अफीम एक अत्यधिक नशीला पदार्थ, चीन में औषधीय उद्गवेशियों को छोड़कर प्रतिबंधित वस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नशे की बढ़ती मांग का फायदा उठाया। 19वीं सदी की शुरुआत तक अफीम से लदे ब्रिटिश जहाज चीन के तटों पर पहुंच रहे थे।
चाइनाई अधियोफरियों ने जल्द ही व्यापक अफीम की लत के विनाशोफ्री कॉन्सिक्वेंसेसों को महसूस टोया। क्या आपको याद है वो किंग डायनेस्टी जो कन्फ्यूशन प्रिंसिपल्स ऑर्डर और हार्मनी पर टिका था? उसको अनप्रेसिडेंटेड स्केल का क्राइसिस झेलना पड़ रहा बॉस। अमीर हो या गरीब, ओपियम एडिक्शन ने चाइनीज सोसाइटी में अपनी जड़ें जमा ली थीं। एक समय प्राउड एम्पायर रहा चाइना, अब नेशनल इमरजेंसी से जूझ रहा बस। उनका सोशल फैब्रिक बिखरने लगा बस। इकोनॉमी पर भी थिस का बहुत बुरा असर पड़ा। सिल्वर गिविश से बाहर जाने लगा, जिससे चाइनीज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और हार्डशिप फैल गई। चिंग गवर्नमेंट पहले से ही इंटरनल अनरेस्ट से जूझ रही थी। उन्हें समझ आ गया था ओपियम ट्रेड से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, कुछ करना ही पड़ेगा और वो भी जल्द। एम्परर डॉगवांग तक जब ये रिपोर्ट्स पहुंचे तो वो अलार्म्ड हो गए और उन्हादन ने एक्ट करने का डिसाइड टोया। 1838 में उन्हादन ने लिन ज़ेक्सू को इंपीरियल कमिश्नर नियुक्त टोया। लिन ज़ेक्सू एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे जिन्हें उनकी इंटेग्रिटी और रिजॉल्व के लिए जाना जाता वॉस। उनको ओपियम ट्रेड बंद करने का ऑफम 100 पे बिकम। सम्राट की अथॉरिटी से लैस लिन कैंटन पहुंचे और ब्रिटिशर्स का कन्फ्रंट करने के लिए डिटर्मिन्ड थे। लीन जेसू एक सच्चे कन्फ्यूशियस विद्वान थे, जिनका मानना था कि अफीम का व्यापार एक ऐसा पाप है जो चीन की आत्मा को नष्ट कर रहा है। वो मानते थे कि अंग्रेज व्यापारी अपनी ब्रॉटलच और बेरुखी के ऑफरन उनके गिविश की टिल्लीफों का ऑफरन है। उनका मकसद साफ था, अफीम के व्यापार को जड़ से मिटाना और चीन के सम्मान को वापस लौटना। लीन ने अंग्रेजों से उनकी अफीम के स्टॉक को 100 पन्ने की मांग की, लेकिन उनकी यह मांग ठुकरा दी गई। अंग्रेज जो व्यापार की शर्तें खुद तय करने के आदी थे, चाइनाइयों की इस हिम्मत पर भड़क गए। उन्हें लीन के इस कदम से अपने आर्थिक हितों को खतरा दिख रहा था और उन्हें लग रहा था कि यह उनके मुक्त व्यापार के अधियोफर का हनन है। तनाव तब और बढ़ गया जब लीन ने कैंटन बंदरगाह पर विगिवेशी शिपों को रोक दिया, जिससे वे फंस गए। अंग्रेज जो अपने आर्थिक हितों और बढ़ते चाइनाई प्रतिरोध के बीच फंसे हुए थे, उन्होंने लंदन से सैन्य मदद की गुहार लगाई। यह दो सभ्यताओं के बीच क्लैश की शुरुआत थी, एक ऐसा संघर्ष जिसके दोनों गिवशों और पूरी दुनिया पर दूरगामी ओनिनाम हैदने वाले थे। कैंटोन में तनाव साफ महसूस हो रहा वॉस। लिन ज़ेक्सू अपने मिशन में दृढ़। उन्हादन ने ब्रिटिश मर्चेंट से सारा ओपियम सरेंडर करने को कहा। उन्हादन ने फॉरेनर्स को कैंटन के ऑफर खानों तक सीमित कर दिया, सप्लाईज और कम्युनिकेशन बंद कर दिए। ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट ऑफ ट्रेड चार्ल्स एलियट खुद को अटूट चाइनीज ऑफिशियल और निराश हैते ब्रिटिश मर्चेंट्स के बीच फंसा पाया। एलियट ने सिचुएशन की गंभीरता को भांपते हुए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। वह 20,000 से ज्यादा चेस्ट ओपियम लिन ज़ेक्सू को सरेंडर करने को तैयार हो बिकम। हैब्रोट की इस समझौते के साथ एक शर्त भी थी। एलियट ने जोर गिवकर कहा कि सरेंडर्ड ओपियम के लिए मर्चेंट्स को नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेशन दिया जाए। कैंटन को जहरीली दवा से मुक्त करके लिन ने थिस के पब्लिक डिस्ट्रक्शन का निरीक्षण टोया। टन्स ऑफ ओपियम को पानी, चूने और नमक के मिश्रण में घोल दिया गया, फिर पर्ल रिवर में बहा दिया बिकम। चाइना में इस डिफायंस के ऑफम ने नेशनल प्राइड को मजबूत टोया और लिन ज़ेक्सू की छवि को एक नेशनल हीरो के रूप में मजबूत टोया। लंदन में अफीम के समर्पण और उसके बाद हैदने वाले आर्थिक नुकसान की खबर पहुंची। ब्रिटिश सरोफर, जिसे लगा कि उनका राष्ट्रीय अपमान हुआ है, ने बदला लेने की मांग ऑफ। बहुत बहस के बाद पार्लियामेंट ने थोड़े से अंतर से चीन के खिब्रोटफ सैन्य ऑफरवाई करने के पक्ष में आई टिट। फैसला हो चुका था, अब ब्रिटिश शेर दहाड़ने वाला वॉस। जून 1840 में एक ब्रिटिश नौसेना बल ओनल नदी के मुहाने पर पहुंचा और यहीं से पहले अफीम युद्ध की शुरुआत हुई। अपनी बेहतर तोपों और नौसेना टिल्नीक के साथ अंग्रेजों ने आसानी से पुराने चाइनाई बचाइटन को मात दे दी। तटीय शहरों पर बमबारी की गई और ब्रिटिश सैनिक उतरे और उन्होंने तट के साथ रणनीतिक बिंदुओं पर कब्जा कर लिया। पहला अफीम युद्ध 1842 में नानतोंग की संधि पर हस्ताक्षर के साथ खत्म हुआ। असमान संधियों में से पहली संधि जिसने अगली सेंचुरी अवधि के लिए पश्चिम के साथ चीन के रिश्ते को अनिभाषित टोया। इस संधि ने चीन को ब्रिटेन को हांगोफंग 100 अपने के लिए मजबूर टोया।
विगिवेशी व्यापार के लिए 5 और बंदरगाह ओपन करने के लिए, और युद्ध और जब्त टोए गए अफीम के लिए भारी हर्जाना गिवने के 4। नानतोंग की संधि चीन के गले के नीचे उतरने के लिए एक कड़वी गोली थी। यह संप्रभुता के नुकसान, राष्ट्रीय गौरव पर चोट और विगिवेशी शोषण के दौर की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता वॉस। टोंग राजवंश, जिसे कभी अजेय माना जाता था, अब कमथिर और असुरक्षित दिखाई दे रहा वस। संधि का इन्फ्लुएंस क्षेत्रीय रियायतों से वनवैस। जिसने एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी के युग की शुरुआत की, जहां चीन में ब्रिटिश नागरिक चाइनाई अफनून के नहीं, फोर्स की ब्रिटिश अफनून के अधीन थे। इस प्रावधान ने चाइनाई संप्रभुता को और कमतर कर दिया और अफनूनी असमानता की एक प्रणाली बनाई जिसने आक्रोश और प्रतिरोध को हवा दी। चौथा भाग, द ताइपिंग रिबेलियन। अफीम युद्ध और उसके बाद हुई नानतोंग की संधि का चाइनाई समाज पर गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा। एक समय में गौरवशाली रहा ये साम्राज्य अब कमतर और ह्यूमिलिएशनित महसूस कर रहा था और दुनिया में अपनी नई जगह को समझने के लिए जूझ रहा वॉस। युद्ध की वजह से सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल ने पहले से चली आ रही अशांति को और बढ़ा दिया, जिससे अशांति और विद्रोह का माहौल तैयार हुआ। 1850 में होंग श्यूक्वान के नेतृत्व में दक्षिण चीन में एक विद्रोह शुरू हुआ। होंग श्यूक्वान एक करिश्माई व्यक्ति थे जो खुद को ईसा मसीह का छोटा भाई बताते थे। यह विद्रोह, जिसे ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है, धार्मिक उत्साह, सामाजिक शियोफियतों और मांचू रेजिस्टी भावनाओं के मिश्रण से भड़का एक जटिल और बहुआयामी विद्रोह वॉस। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के अपने स्वप्न के साथ ताइपिंग विद्रोह को जल्द ही लोगों का समर्थन हासिल हो बिकम। अपनी सैन्य कुशलता और कठोर अनुशासन के लिए जाने जाने वाले रिबेलियनियों ने दक्षिण चीन में तेजी से कब्जा कर लिया, बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया और टोंग राजवंश के अस्तित्व को खतरे में डाल। भाग 5, दी टोकन ओपियम वॉर। दक्षिण में चल रहे ताइपिंग विद्रोह ने क्विंग राजवंश को और कमतर कर दिया, जिससे वह नए सिरे से विगिवेशी आक्रमण के प्रति संवेदनशील हो बिकम। 1856 में एरो नामक एक चाइनाई स्वामित्व वाले लेटन ब्रिटिश पंजीकृत जहाज से जुड़ी एक छोटी सी घटना ने दूसरे अफीम युद्ध के लिए बहाना प्रदान टोया। चीन में अपने इन्फ्लुएंस का विस्तार करने और क्विंग राजवंश की वीकी का फायदा उठाने के लिए उत्सुक अंग्रेथों ने एरो घटना को युद्ध के बहाने के रूप में इस्तेमाल टोया। उनके साथ फ्रांसीसी भी शामिल हो गए, जो गुआंगशी प्रांत में एक मिशनरी की हत्या का बदला लेना चाहते थे। 1856 से 1860 तक दूसरा अफीम युद्ध चीन के लिए पहले की तुलना में और भी विनाशोपरी साबित हुआ। ब्रिटिश और फ्रांसीसी टोनाओं ने कैंटन और तियानजिन पर कब्जा कर लिया, जिससे क्विंग दरबार को बीजिंग से भागने के लिए मजबूर हैदना पड़ा। ब्रिटिश राजनयिकों की कथित यातना और हत्या के प्रतिशोध में ब्रिटिश ट्रूप्सों ने शाही शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक समर पैलेस को लूट लिया और जला। भाग 1, ट्रीटी ऑफ टिएनसिन। दूसरा अफीम युद्ध ट्रीटी ऑफ टिएनसिन के साथ खत्म हुआ। अंग्रेजों के जंगी जहाजों के दबाव में 1858 में हस्ताक्षरित ये नानतोंग की संधि से भी ज्यादा ह्यूमिलिएशन जनक वॉस। इस संधि ने चीन को मजबूर तोया कि वो और बंदरगाह ओपन डे, अफीम के व्यापार को अफनूनी मान्यता दे और पश्चिमी ताकतों को और रियायतें गिव। जिसने चीन और पश्चिम के रिश्तों को एक नए निचले स्तर पर ला। इस संधि ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी को मजबूत टोया, जिससे विगिवेशियों को अपने कानूनों के तहत जीने की अनुमति मिल गई। आंतरिक विद्रोह से कमजोर हो चुकी चिंग राजवंश पश्चिमी साम्राज्यवाद में और उलझ बिकम। इस संधि ने आक्रोश को हवा दी, राष्ट्रवाद को जन्म दिया और चिंग राजवंश की कमजोरी को उजागर टोया। ट्रीटी ऑफ टिएनसिन साइन होने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। किंग कोर्ट ट्रीटी को रेटिफाई करने से हिचकिचाते हुए और शाही दरबार के अंदर हार्डलाइनर्स से प्रेरित हैडकर और कंसेशंस का विरोध करने का प्रयास टोया। यह डिफायंस एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। 1860 में ब्रिटिश एंड फ्रेंच फोर्सेस नए सिरे से चाइनीज रेजिस्टेंस से क्रोधित हैडकर बीजिंग पर चढ़ाई कर दी, शहर पर कब्जा कर लिया और चिंग डायनेस्टी को एक विनाशोपरी धार दिया। इस आक्रामकता का चरम बिंदु था युअनमिंग युअन का लूटेड पार्ट और बरुन्ना, जिसे पश्चिम में समर पैलेस के नाम से जाना जाता है। समर पैलेस, गार्डन्स, टेम्पल्स और पैलेसेस का एक विशाल कॉम्प्लेक्स सिर्फ शाही शक्ति का श्वासन नहीं था। यह चाइनीज आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री का भंडार था।
थिस का विनाश जानबूझकर की गई बर्बरता का औफम था, जिसका उद्देश्य चिंग डायनेस्टी को ह्यूमिलिएशनित करना और वेस्टर्न ताकत का विरोध करने के कॉन्सिक्वेंसेसों को दिखाना था। द सेकेंड ओपियम वॉर, जिसको अक्सर एरो वॉर भी कहा जाता है, उस घटना के नाम पर जिसे यह लड़ाई शुरू हुई थी का चीना पर बहुत बड़ा असर पड़ा। आईएसएस लाडे ने चिंग डायनेस्टी की कमजोरियों को उजागर कर दिया और उनकी गिरावट तेज कर दी। कभी का ताकतवर मिडिल किंगडम वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी और कठोर डिप्लोमेसी से दब गया और ग्लोबल ऑर्डर में पीछे छूट गया। लेकिन आईएसएस लड़ाई का असर सिर्फ हार और इलाके खोने तक ही सीमित नहीं था। इसने चाइना के अंदर बदलाव की आग सुलगा दी। वेस्ट के द्वारा दी गई ये शर्मिंदगी ने चाइनीज लोगों को अपनी कमजोरियों का सामना करने और शासक चिंग डायनेस्टी की सत्ता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। समर पैलेस की राख से चाइनीज नेशनलिज्म का बीज बोया गया। चाइनीज थिंकर्स, रिफॉर्मर्स और रेवोल्यूशनरीज की एक नई पीढ़ी उभार कर सामने आई, जो चीना को मॉडर्न बनाना, उसके पूर्व गौरव को बहाल करना और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का विरोध करना चाहती थी। अफीम वॉरों के बाद का समय चीन में गहन आत्मनिरीक्षण और उथल पुथल का दौर बस। टोंग राजवंश, जिसका अध्योफर हिल गया था, को आंतरिक और बाहरी दबाइतम का सामना करना पड़ा। इस उथल पुथल के बीच चाइनाई मेड़ताओं की एक नई नस्ल का उदय हुआ, जो गिव्स को आधुनिक बनाने के लिए आमूल चूल सुधारों की वकालत कर रहे थे और विगिवेशी अतिक्रमण के खिबरौट अपने बचाव को मजबूत करना। ये सुधारक पश्चिमी विज्ञान, टिलनीक और पॉलिटिकल थॉट से प्रेरित हैडकर इन विचारों को चाइनाई संदर्भ में ढालना चाहते थे। ओपियम वॉरों ने उस दौर की शुरुआत की जिसे चीन बाद में शत वर्षों का अपमान कहता है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक के इस ओफल में चीन को कई असमान संधियों, विगिवेशी हस्तक्षेप और क्षेत्रीय रियायतों का सामना करना पड़ा। हाब्रॉट की ओपियम युद्ध महत्वपूर्ण थे। वे नौत एक झलक थे। अगली सेंचुरी में चीन को फ्रांस, रूस, जर्मनी और जापान सहित अन्य पश्चिमी पावरियों के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। हर घुसपैठ ने चाइनाई संप्रभुता को कमतर कर दिया और राष्ट्रीय मानस पर एक अमिट मार्क छोड़ दी। अंग्रेजों के जुल्म के खिबरौट ऑफ लिन ज़ेक्सू, वो एक मजबूत योद्धा थे। 1842 में दाओग्वांग एम्परर ने उन्हें इंपीरियल कमिश्नर बनाया और एक बहुत ही मुश्किल ऑफ 100 एम्पायर, चीन को खत्म कर रहे ओपियम ट्रेड को खत्म करना। अपनी ईमानदारी और कन्फ्यूशन सिद्धांतों के लिए जाने जाने वाले लिन ने पूरी दृढ़ता के साथ इस ऑफम को करने का फैसला टोया। लिन के कैंटन पहुंचते ही फॉरेन फैक्ट्रीज में हड़कंप मच बिका। उन्हादन ने सभी ओपियम को हंड्रेडंपने का आगिवेश दिया। लेटन ब्रिटिश मर्चेंट्स जो अपनी मर्जी चबरौटने के आदी थे, उन्हादन ने थिस का विरोध टोया। लेटन लिन आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्हादन ने फॉरेन शिप्स का रास्ता रोक दिया और उन्हें कैंटन हार्बर में तब तक रोके रखा जब तक वो मान नहीं गए। अफीम साम्राज्य की एमडी फिटानी। तीसरा भाग, चार्ल्स एलियट, अ स्टडी इन कॉन्ट्रडिक्शंस। चाइनाई अवज्ञा और ब्रिटिश आक्रामकता के बीच फंसे हुए थे चार्ल्स एलियट, जो चीन में ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट ऑफ ट्रेड थे। एलियट एक जटिल और रजिस्टाभासी व्यक्तित्व, खुद को एक असंभव स्थिति से जूझते हुए पाते हैं। ब्रिटिश हितों के प्रति अपने कर्तव्य और अफीम व्यापार के साथ अपनी बढ़ती बेचैनी के बीच फटे हुए। एलियट ब्रिटिश व्यापारियों और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए अफीम व्यापार के आर्थिक महत्व को समझते थे। हाब्रोटंकी, उन्हादन ने चाइनाई समाज और चिंग डायनेस्टी पर पड़ने वाले विनाशोफरी इन्फ्लुएंस को भी पहचाना। संकट के शांतिपूर्ण समाधान खोजने के उनके प्रयास, इनविचन लिन ज़ेक्सू को ब्रिटिश अफीम भंडार को 100 पन्ने का उनका विवादास्पद निर्णय भी शामिल था, अंततः युद्ध को टालने में विफल रहे। अफीम वॉरों के दौरान एलियट के ऑफरे बहस का विषय बने हुए हैं। चौथा भाग, हेशन द करप्ट ऑफिशियल हु इनेबल्ड अ क्राइसिस। जहां ओपियम वॉर्स युद्ध के मैदानों और शक्ति के गलियारों में लड़े जा रहे थे, वहीं इस संघर्ष के बीज दशकों पहले चियानलोंग एम्परर के शासनोफल में बोए गए थे। इस कहानी के फोरंद्र में हैं हेशन,
एक पावरशाली कोर्टी अधियोफ्री जिनके ब्रॉड लच और भ्रष्टाचार ने उन स्थितियों को जन्म दिया जिन्हादन ने चीन के लिए अफीम व्यापार को इतना विनाशोफरी बना। हेशन एक सुंदर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति चेनलोंग एम्परर के पसंदीदा व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि पाने लगे। उन्हादन ने रिश्वत और जबरन वसूली की एक प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत ब्रॉड के लिए अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए अकूत संपत्ति और शक्ति अर्जित। उनका इन्फ्लुएंस सरोवर के हर स्तर पर व्याप्त था, जो प्रभावी शासन को बाधित करता था और अंदर से ही चिंग डायनेस्टी को कमथेर कर रहा वॉस। हेशन के भ्रष्टाचार का अफीम व्यापार पर सीधा इन्फ्लुएंस पड़ा। पहला भाग, नानतोंग की संधि, चीन के लिए एक कड़वा घूंट। साल है 1842। कभी गर्व से भरे चाइनाई शहर नानतोंग पर धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। गलियां, जो आमतौर पर व्यापारियों और ऑफरीगरों से गुलजार रहती थीं, अब वीरान हैं। ब्रिटिश सैनिक गश्त कर रहे हैं। पहला अफीम युद्ध, ब्रॉटलच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित साम्राज्यों का संघर्ष अपने कड़वे अंत तक पहुंच गया है। ब्रिटिश वॉरपोत HMS कॉर्नवालिस पर टोंग राजवंश और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए आतृत हुए हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए चीन की नियति को ऑफर गिवगा। नानतोंग की संधि टोंग अधियोफ्रियों के लिए संधि की शर्तें निगलने के लिए एक कड़वा घूंट है। बंदूक की नोक पर लिखा गया यह दस्तावेज न फॉर्वल एक सैन्य हार का प्रतिनिधित्व करता है, फौज की सम्मान और संप्रभुता के गहन नुकसान का भी प्रतिनिधित्व करता है। ट्रीटी ऑफ नैनकिंग के साथ ही सिनो वेस्टर्न रिलेशंस में एक नया चैप्टर शुरू होता है, जो अनइक्वल ट्रीटीज और बढ़ते फॉरेन इन्फ्लुएंस से चिह्नित है। 5 ट्रीटी पोर्ट्स शंघाई, xiamen, ग्वांगझो, निंगबो और फुझो इंटरनेशनल कॉमर्स के बस्लिंग सेंटर्स बन जाते हैं, कोस्टल चाइना के इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप को बदलते हुए। ब्रिटिश मर्चेंट्स अपने न्यू फाउंड एक्सेस का फायदा उठाने के लिए उत्सुक ट्रेडिंग हाउसेस, बैंक्स और शिपिंग कंपनीज स्वास्थ्य करते हैं। वेस्टर्न गुड्स, टेक्सटाइल्स से लेकर और मशीनरी से ओपियम और फायर आर्म्स तक चाइनीज मार्केट्स में बाटला गिरते हैं। इन गुड्स का इन्फ्लक्स जहां चाइनीज सोसाइटी के कुछ सेगमेंट्स के लिए फायदेमंद है, वहीं ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को भी बाधा पहुंचाता है और वेस्ट पर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी पैदा करता है। जैसे जैसे पश्चिमी इन्फ्लुएंस ट्रीटी पोर्ट्स के जरिए चीन में फैलता है, लोगों में असंतोष पनपने लगता है। भ्रष्टाचार और आंतरिक कलह से पहले ही कमजोर हो चुकी चिंग डायनेस्टी बढ़ते हुए सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। हाब्रोटन की ओपियम वॉर्स एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन यह तो बस एक और भी बड़े तूफान टाइपिंग रिबेलियन का आगाज वॉस। ग्वांगशी के पहाड़ी ईब्रॉडके में एक करिश्माई शख्सियत उभरती है, जो बढ़ते हुए असंतोष को एक विद्रोह में बदल गिवगा, जो चिंग डायनेस्टी की नींव हिला गिवगा। हाब्रोटन की टाइपिंग रिबेलियन को चिंग तोनाओ और उनके पश्चिमी सहयोगियों ने कुचल दिया था। लेटनथिस का चीन पर एक स्वासी इन्फ्लुएंस पड़ता है। यह गिव्स को अनशान करने वाली गहरी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को उजागर करता है और चिंग डायनेस्टी की अपने लोगों को प्रदान करने में असमर्थता को दर्शाता है। इस विनाशोफरी संघर्ष की राख से एक नई भावना का उदय होता है, चाइनाई राष्ट्रवाद। ओपियम वॉर्स की हार, असमान संधियां और विगिवेशी ताकतों का अतिक्रमण एक साझा पहचान और आगे के शोषण का विरोध करने के दृढ़ संकल्प को प्रज्वलित करता है। भाग 5, विगिवेशी उत्पीड़न का भार। चाइनाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़, अफीम युद्ध और उसके बाद के उथल-पुथल भरे समय चाइनाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, जिसे बाद में अपमान का सेंचुरी आब्दी के नाम से जाना जाएगा। यह दौर चाइनाई मानस पर एक अमिट मार्क छोड़ता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए गिविश के विश्व दृष्टिकोण और पश्चिम के साथ उसके संबंधों को ऑफर गिवता है। हाब्रोट की क्विंग राजवंश कई और दशकों तक सत्ता में बना रहता है, लेकिन वह इस दौरान लगे आघातों से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाता है। अफीम वॉरों ने राजवंश की वीकियों को उजागर टोया और चाइनाई लोगों की नजरों में उसकी वैधता को कमतर कर। भाग 1, अफीम युद्ध, राख और जागृति की हेरिटेज।
अफीम युद्ध नॉर्थ ब्रिटेन और चीन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ये एक भूकंप जैसी घटना थी जिसकी गूंज इतिहास के गलियारों में गूंजती रही और ग्लोबल ऑर्डर पर एक अमिट मार्क छोड़ गई। अंग्रेजी जहाजों द्वारा चाइनाई तटीय शहरों पर बमबारी की तस्वीर, जिसमें एक गौरवशाली साम्राज्य को मिलिट्री माइट और इकोनॉमिक कोएशन के जरिए अपने घुटनों पर ब्रौटिया गया, 19वीं सदी में पश्चिमी साम्राज्यवाद का एक अनिभाषित प्रतीक बन बिकम। चीन के लिए अफीम युद्ध एक क्रूर अवेकनिंग था जिसने उसकी खुद की अजेयता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया और एक ऐसे पावरशाली साम्राज्य की वीकियों को उजागर टोया जो तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। अपमान का सेंचुरी, जैसा कि धिसे जाना जाने लगा, चाइनाई राष्ट्रीय मानस पर गहरे निशान छोड़ गया, जिससे पश्चिम के प्रति आक्रोश की भावना और खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। दूसरा भाग द ड्रैगन्स राइज फ्रॉम ह्यूमिलिएशन टू ग्लोबल पावर। ओपियम वॉर्स से आज तक का सफर बहुत लंबा और कठिन रहा है, जिसमें अंदरूनी संघर्ष, क्रांति और बदलाव लाने वाला आर्थिक रूपांतरण रहा है। चिंग डायनेस्टी अपने गिरते हुए दौर को रोकने में असमर्थ थी और 1911 में छिनहे रेवोल्यूशन ने उसे हटकर सदियों से चले आ रहे शाही राज को खत्म कर दिया और रिपब्लिकनिज्म के एक नए युग की शुरुआत की। लेकिन आधुनिकता का रास्ता इतना आसान नहीं था। चाइना कमजोर और विभाजित को अंदर और बाहर से और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सेक्शन 3 द इकोज ऑफ एम्पायर लेसन्स फ्रॉम द ओपियम वॉर्स। ओपियम वॉर्स भले ही बहुत पहले की बात हो, लेकिन आज भी वेस्ट के साथ चाइना के रिश्ते पर उनका असर है। उस हार की याद आज भी चाइना को अपनी वीकी और फूट के खतरे याद दिलौटी है। ये याद चाइना की फॉरेन पॉलिसी और दुनिया में अपनी जगह बनाने की उसकी कोशिशों को प्रभावित करती है। 21वीं सदी में चाइना अपनी इकोनॉमिक ताकत और बढ़ती मिलिट्री पावर से ग्लोबल पावर बन गया है। यह चाइना की तरक्की सबको प्रभावित करती है, लेकिन कुछ लोगों को इससे डर भी लगता है। ओपियम वॉर्स की गूंज आज भी बीजिंग और वॉशिंगटन के पावर के गलियारों में सुनी जा सकती है। यह गूंज उनकी स्ट्रैटेजीज और ग्लोबल ऑर्डर के भविष्य पर हैडने वाले बहस को प्रभावित करती है। लेकिन ओपियम वॉर्स के लेसन सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है।